नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फायका जावेद। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मिरर आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमारे साथ मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ जुड़ती है और बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत होती है और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे एक बार फिर से हमारे ही भारत से हमें जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर ने, जो कि एक प्रोफ़ेसर है और आप सभी लोग इनको जानते हैं। ये हर दिन जो है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे खोलने की भरपूर कोशिश करते हैं और बहुत ही फैक्ट्स पे बात करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। धन्यवाद फायका बेटा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आप जैसी 2-3 बहनें और हो जाएं तो फिर तो हम लोग प्रॉब्लम ही सॉल्व कर ले सारी की सारी। यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क और मैं आपके यहाँ पे आपके फैन के रूप में आता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर कि आप हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकालते हैं, हर दिन आते हैं, जब भी बुलाते हैं और आप बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारी ऑडियंस की तरफ से भी। सर, वैसे तो हम बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज हमारे भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत बड़ी सक्सेस हुई है कि हमारा जो भारत है, दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया है जो कि जिसने मून पे, साउथ पोल पे अपना झंडा गाड़ा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे अपने बहुत सारे मुद्दों पे, जैसे कि आपने भी जाना होगा कि सबसे पहले सर हम बात करेंगे ब्रिक्स की। ब्रिक्स का जो समिट हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। आप भी जानते हैं कि किस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहां पे इज्जत मिली और कुछ कंट्रीज ने वहां पे शमूलियत भी की। और इसी दरमियान जो है चाइना को, यानी कि पाकिस्तानी लोग हमेशा ये दावा करते थे कि चाइना जो है वो हमारा काफी करीब दोस्त है, पाकिस्तान के हित में बात करता है। लेकिन अब चाइना ने भी इंडिया के आगे, अब चाइना ने भी भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है, भारत एक ऐसा उभरता हुआ सूरज है जो जिसकी पूरी दुनिया में आज मिसालें दी जाती है। और ये खबर सामने आई है कि शी जिनपिंग जो है उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को कन्वर्सेशन हुई है उनकी और उन्होंने बोला है कि चाइना बॉर्डर जो है, चाइना इंडिया बॉर्डर जितने भी टेंशन है वो रिजॉल्व किए जाए और इंडिया और चाइना में जो है वापस से फिर से जो है एक एक जैसे उनके फ्रेंडली रिलेशंस, जैसे कि इंडिया के बाकी कंट्रीज से फ्रेंडली रिलेशंस है, वैसे ही चाइना से भी हो जाए। सर, आपसे जानेंगे आप इस पे क्या कहेंगे? पाकिस्तानी जो है, इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा और आप ओवरऑल इस डिसीजन को किस नजरिए से देखते हैं जो जी जिनपिंग ने लिया है? देखिए फायका बच्चे, ऐसा है कि ब्रिक्स जो है इट इज गैदरिंग प्रोमिनेंस। इट इज गैदरिंग एग्जैक्टली। प्रोमिनेंस इन तरीके से कि जो दुनिया के देश हैं, और ब्रिक्स कोई छोटा मोटा तो है नहीं, यहाँ पे इकोनॉमिक हैवी वेट है। जैसे हम लोग अराउंड 17-18% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, इतना ही चाइना भी होगा, तो 34% तो वर्ल्ड पॉपुलेशन खाली इंडिया और चाइना को ही मिला के हो जाता है। बाकी का 5-6% इधर उधर से भी आ जाएगा, तो हम लोग करीबन ब्रिक्स करीब 40% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी जो है। आप समझ लो कि जी। इन फ्यूचर टर्म्स इंडिया और चाइना जो है वो तो ये तो बिल्कुल तय बात है कि आने वाले 15 सालों में, यानी कि बाय द टाइम 2040 अराइव्स, इंडिया एंड चाइना विल बी द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हम इंडिया और चाइना मिलकर अगेन विल बी द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। सो जिस फोरम में इंडिया और चाइना हो, वो फोरम अपने आप में एक हेवी वेट हो जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वेस्टर्न पावर्स नहीं है, तो इस वजह से करीब 40 ऑड कंट्रियां हैं जो ये ज्वाइन करना चाहती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, 40 देश करीब करीब इसको जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। और उसके अलग अलग रीजन है, वो उनमें से प्रोमिनेंट ये कि इट्स अ एंड नॉट, मतलब वेस्ट फ्री, वेस्ट जो कंट्रोल्ड सिस्टम है उससे अलग है ये। जो 40 कंट्रीज इनको ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें आप देखें सेंट्रल एशिया से लेके अफ्रीका से लेकर के और आपका अमेरिका तक सब शामिल हैं। दैट शोज इट्स प्रोमिनेंस। और हर कोई ये चाहता है कि यार एक वेस्टर्न फ्री सिस्टम हो, क्योंकि वेस्ट हर सिस्टम को अपने हिसाब से गवर्न करता है, वो दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो वो सारे जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन है वो भी वो अपने हिसाब से चलाते हैं। तो अगर ब्रिक्स एक वाइबल ग्रुप के रूप में आता है, तो फिर उससे क्या होगा कि आप एक पैरेलल जो है मोनोपोली ऑफ द वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन जो कि वेस्टर्न लेड है या वेस्टर्न मेड है या वेस्टर्न गवर्न है, उसमें उससे आपको एक छुटकारा मिलेगा। तो एक बैलेंस आएगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि भाई सब कुछ वेस्ट के हिसाब से नहीं चलेगा।
यानी कि वेस्ट जब चाहे सीरिया पे अटैक कर दे, वेस्ट जब चाहे लीबिया पे अटैक कर दे, वेस्ट जब चाहे ईरान पे अटैक कर दे, वेस्ट जब चाहे किसी भी लैटिन अमेरिकन कंट्री में यानी कि निकारागुआ में अटैक कर दे, बोलीविया पे अटैक कर दे, हैती पे अटैक कर दे, कोलंबिया पे अटैक कर दे, और दुनिया में कोई उनको बोलने वाला ना हो। लेकिन अगर इंडिया कर दे, अब गोवा को लेने के लिए भी इंडिया चला जाए तो वो फिर का हो जाता है कि भैया ये तो ये क्या नाम है, यूज ऑफ फोर्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड से लोग दुखी हैं। मगर वेस्ट का जो है गवर्नेंस में जो डोमिनेशन है ना, कि वो आपको चोक कर सकते हैं फाइनेंशियली, वो आपको दुनिया से अलग थलग कर सकते हैं। उसमें जी सर। रीजन ये है कि एक तो वर्ल्ड ट्रेड डोमिनेटली डॉलर में होता है जो वेस्टर्न करेंसी है। दूसरा रीजन ये है कि वर्ल्ड का जो डोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस है वो भी वेस्टर्न मेड है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म है वेस्टर्न मेड है। तो अब आप देखें कि आपको अगर एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना है तो आपका स्विफ्ट कोड होना चाहिए। अगर नहीं स्विफ्ट कोड है तो आप पैसा नहीं भेज पाएंगे। जब अभी बिल्कुल। जब रशिया ने जो है वो आपको यूक्रेन पे अटैक किया तो उन्होंने रशिया के सारे पेमेंट सिस्टम बंद कर दिए। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप वेस्ट के हिसाब से काम नहीं करोगे तो वो आपको फाइनेंशियली आइसोलेट कर देंगे और फाइनेंशियली चोक कर देंगे। तो इस वजह से ब्रिक्स की ग्रोइंग डिमांड हो रही है। और ब्रिक्स की खास बात यह है कि आज की सेंस के जो हेवी वेट्स हैं वो सारे ब्रिक्स में है, मतलब वेस्ट को हटा के, वेस्ट के हेवी वेट्स को हटा के वो सारे ब्रिक्स में जी है। सर। रशिया ब्रिक्स में है, चाइना ब्रिक्स में है एंड इंडिया ब्रिक्स में है। ये साउथ तीन आज की डेट अफ्रीका, की इंडिया। हेवी वेट है, जिसमें से चाइना और इंडिया तो सुपर हेवी वेट है, इकोनॉमिकली भी और बिल्कुल। मिलिट्रीली। तो दैट वाई ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और दुनिया इस वजह से इसको ज्वाइन करना चाहती है ताकि वेस्ट की मोनोपोली जो है उसको तोड़ी जाए इंटरनेशनल गवर्नेंस में। सर अभी तक तो पाकिस्तान दावे कर रहा था कि हम चाइना के साथ मिलके हिंदुस्तान में गजवाए हिंद करेंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाइयां लड़ेंगे, हिंदुस्तान में ताक झाक करेंगे, हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाएंगे। लेकिन अब चाइना ने भी हमारे सामने, हमारे भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस बारे में आप पाकिस्तानियों को क्या जवाब देना चाहोगे? चूंकि पाकिस्तानी हमेशा यही दावा करते थे कि चाइना हमारे साथ है और चाइना के साथ मिलके ही हम भारत में वार करेंगे, हम भारत पे वार करेंगे, हम गजवाए हिंद करेंगे। क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? चाइना पाकिस्तान के साथ कभी नहीं था। चाइना पाकिस्तान के साथ होता तो 1971 की लड़ाई में आ जाते। भाई 1962 में इंडिया चाइना की लड़ाई हुई, उसके बाद पाकिस्तान चाइना के क्लोज चला गया। उसके बाद 1965 की लड़ाई हुई, 1971 की लड़ाई हुई, कारगिल हुआ। चाइना कितनी बार आ गया इनके साथ? चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को यूज करता है टू क्रिएट अ न्यूसेंस फॉर इंडिया। और पाकिस्तानी यूज होते हैं, सोचते कि इंडिया, ये चाइना हमारे साथ है। वो इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए उनको न्यूक्लियर वेपन दे देता है, इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए उनको JF-17 थंडर फाइटर क्राफ्ट दे देता है। वो इसलिए नहीं देता कि वो कह रहे हैं तुम यूज कर, तुम लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ आएंगे। वो इंडिया को चेक करते रहना चाहता है ताकि इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस ना हो पाए। लेकिन एक बात बताइए, चाइना ने कब पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हेल्प किया है? जब भी दिया, लोन दिया है। और एक भी लोन को री शफल नहीं किया या उसको री स्केड्यूल नहीं किया या री अरेंज नहीं किया। 800 मिलियन दे देता है, 1 बिलियन दे देता है, लेकिन उसके बदले में जो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड वो लेता है, उसकी पेमेंट वो जो करते हैं वो अपने जो सॉवरिन असासे हैं या जो उनके सॉवरिन जो एसेट्स हैं उसको वो फिर वो रखते हैं चाइना के लिए किराए पे। दुनिया में कोई भी आपको पता है कि पाकिस्तान में बेचारे किसी क्रिश्चियन के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के ब्लास्फेमी का पूरे 7 चर्च जला दिए, 7 चर्च। लेकिन जब चाइनीज ने ब्लास्फेमी की तो उसको मिलिट्री की प्रोटेक्शन में छोड़ के आए चाइना में। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्लाम के दुनिया में सबसे ज्यादा वोकल होने वाला कंट्री है, लेकिन चाइना जो है वो इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों की जो धज्जियां उड़ाता है उसके ऊपर उनके मुंह में घिग्गी बन जाती है। तो पाकिस्तान, तो फिर अगर तुम्हें तो बेटा थोड़े टुकड़े फेंक देने से तुम पूछ हिलाते रहो और मेरे लिए किसी को काट लो जाके, तो वो हम करेंगे। लेकिन ये कहो, देखो साथ होने का मतलब ये होता फाइका कि पाकिस्तान की समस्या चाइना कहता मेरी समस्या है। कभी किया चाइना ने? नहीं। पाकिस्तान की सारी समस्या पाकिस्तान खुद से सॉल्व कर रहा है। चाइना उनको ये कहता है हाँ हमारे लिए पालतू बन के रहो, हम तुम्हें बोटी डालते रहेंगे। वो करते हैं, वो बोटी डालते हैं उनके लिए। उनके बदले में एक स्टेटमेंट आएगा पाकिस्तान टेररिज्म से लड़ रहा है, उनके बदले में, उसके बदले में वो सिक्योरिटी काउंसिल में टेक्निकल ग्राउंड्स पे किसी अगर पर्सन को आतंकवादी डिक्लेयर करना है उस पर वो टेक्निकल होल्ड लगा देंगे।
इससे क्या होता है? वो किसी एक आदमी को अगर डिक्लेयर कर दो टेररिस्ट या ना डिक्लेयर कर दो, क्या फर्क पड़ना है? लेकिन वो पाकिस्तान उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। पाकिस्तान उसके ऊपर एहसान में दब जाता है कि भाई आपने मेरे एक आदमी को टेररिस्ट होने से डिक्लेयर करने से बचा लिया, थैंक यू सो मच। हुजूर बताइए अब हम क्या करें आपके लिए? तो हुजूर कहते हैं हमारे सीपेक दे दो, कश्मीर दे दो। कश्मीर अगर आपका इतना है, वहां पे चाइना आप घुस गया कश्मीर के अंदर, 1962 की वो ट्रीटी के अंदर आपने चाइना को पूरी की पूरी सचकाम वैली दे रखी है, आप उसको अपना मानते हो? आपका अगर अपना देश का हिस्सा होता ना, 1 इंच कोई लेता तो आपके पेट में मरोड़ होती, जैसे हमें आज भी मरोड़ होता है कि हमारा देश टूट गया, क्योंकि हम उसको अपना समझते हैं। ये अपना नहीं समझते। इनका तो बंगाल टूट गया, तो जब ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान टूटा, इनसे अलग हुआ था, तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग कहते चलो जान छूटी काले भूखे बंगालियों से। ये स्टेटमेंट है। हम कभी ऐसा कहेंगे कि जान छूटी हमारी इनसे? हम तो दुख मनाते हैं कि हमारा हिस्सा टूट गया, हमारे देश के लोग अलग हो गए। हम उनको आज नहीं तो कल मनाएंगे। हमारा तो यही फिलॉसफी है ना बेटा, आपका भी यही, मेरा भी यही। बिल्कुल। So that is what I have to say. So Pakistan is a, इनको कुछ पता नहीं है, इनको अपना फॉरेन पॉलिसी नहीं पता, क्योंकि इनको इंटरनल इंटरेस्ट नहीं पता। ये एंटी इंडिया इनकी फॉरेन पॉलिसी है, और यही एंटी इंडिया इनकी इंटरनल इंटरेस्ट है, बस। सर आप फ्यूचर क्या देखते हैं चाइना और पाकिस्तान का? क्या आपको लगता है कि चाइना फिर से ही जो है पाकिस्तान के, वैसे चाइना तो कभी पाकिस्तान के साथ था ही नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि चाइना उस किस्म के फ्रेंडली रिलेशंस आगे आने वाले फ्यूचर टाइम्स में पाकिस्तान के साथ बनाएगा कि नहीं? क्या फ्यूचर देखते हैं आप पाकिस्तान और चाइना का? देखो बेटा, ये गिव एंड टेक तो होता नहीं, जीरो सम गेम नहीं होती है। वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो वो बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। वो पाकिस्तान की लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं बनाएंगे कभी भी। वो पाकिस्तान की समस्याएं अपनी समस्याएं नहीं बनाएंगे कभी भी। पाकिस्तान में ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन है, और जो बाकी लोगों के रिलीजन है उनको जीने का हक नहीं है, उस पर उनको कोई मतलब नहीं है। वो पाकिस्तान से कहते हैं साउथ, उसको नॉर्थ कोरिया बना के रखना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया में लोग भूखे मरते हैं सिर्फ इसलिए कि किम जोंग उनकी फैमिली जो है और कम्युनिज्म जो है वो नॉर्थ कोरिया पे राज करता रहे। लेकिन वहां के लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो लोग ना खा सकते हैं पूरा मील, ना तो वो उनके पास कोई राइट्स है, सिर्फ इसलिए कि किम जोंग उन और कम्युनिज्म वहां पे रहना चाहिए। पाकिस्तान की वो वही दशा बना देंगे। लोग भूखे मरेंगे, लेकिन वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे। साउथ नॉर्थ कोरिया के लिए क्या कर देता है चाइना? वहां के लोगों के वेलफेयर के लिए क्या किया? साउथ कोरिया आज एक शाइनिंग डेमोक्रेसी है। आप जो सबसे ज्यादा गाड़ियां इंडिया में बिकती है वो किसकी बिकती है? मारुति के बाद Hyundai की बिकती है, साउथ कोरियन कंपनी है। सैमसंग आपका साउथ कोरियन कंपनी है, दुनिया पर राज कर रहा है। क्या है नॉर्थ कोरिया का? क्या है नॉर्थ कोरिया का? सिर्फ एक पॉलिटिकल विजन इतना इंपॉर्टेंट है, किम जोंग उन की फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके गवर्नेंस से ही साउथ नॉर्थ कोरिया की आइडेंटिटी बचती है। यही वो पाकिस्तान के भी करेंगे। इनके लोगों को भूखा रखेंगे और फिर ये ना छोटे छोटे टुकड़े फेंकते रहेंगे ताकि ये गुलाम बन के रहें। समझ रही हैं आप? जी सर। सर आखिर पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिन जिनपिंग ने भी जो है हमारे प्रधानमंत्री के साथ जो है बातचीत कर ली है, और उन्होंने भी जो है रिलेशंस को टू सम एक्सटेंट बेहतर बनाने की कोशिश की है। आगे आप हमारे भारत और चाइना के कैसे क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या लगता है आपको कि चाइना और भारत के रिलेशंस में बेहतरी आ सकती है कि नहीं? चाइना को प्रैग्मेटिज्म का सहारा लेना पड़ेगा। चाइना को अगर ये बात अपनी सोसाइटी को प्रूव करनी है, अपने लोगों को, कि बिना कम्युनिज्म के डेवलपमेंट इकोनॉमिक और साइंटिफिक नहीं हो सकती, तो इंडिया ने तो झूठा कर दिया। भाई आप मोदी को बैठ के 10 गालियां दो, सुबह शाम यूट्यूब पे चैनल चला लो, न्यूज चैनल चला लो, आपको फ्रीडम है। आप बोलो इंडिया की गवर्नमेंट घटिया है, इंडिया की गवर्नमेंट में कोई दम नहीं, आपको फ्रीडम है। आप अपनी पॉलिटिकल बना लो, पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, लोगों से बोलो हमको वोट दे दो, हम सत्ता में आना चाहते हैं, हम इंडिया में ऐसे रूल करना चाहते हैं। आपको फ्रीडम है, चाइना में फ्रीडम है? नहीं है। तो अगर इंडिया में सब फ्रीडम के साथ भी हम चाइना वो डेवलप कर सकते कि हमने चंद्रयान पहुंचा दिया, चाइना के लोगों को क्या फ्रीडम है? पॉलिटिकल फ्रीडम है कोई? अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई और पॉलिटिकल पार्टी या कोई और आइडियोलॉजी जो है आप छू नहीं सकते। चाइना के लोगों से पूछो आपका वो क्या है, सारे के सारे बुद्धिस्ट हैं बेसिकली, लेकिन कहेंगे हम फ्री माइंडर हैं। डर डर के वो मंदिरों में जाते हैं। मुझे पता है, मैं जब चाइना में था ना, मैंने मास्टर्स किया था चाइना में ही, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में मैंने जो डिग्री की उसका एक लेख मुझे शंघाई में जाना था। तो शंघाई में मैं करीबन 8 महीना था। मेरे बहुत अच्छे चाइनीज दोस्त बने। तो मेरे चाइनीज दोस्त का ना बर्थडे था, तो मैंने उससे कहा यार, और मैं उससे जब भी पूछता ना व्हाट इज योर रिलीजन, वो बोलता था आई एम फ्री थिंकर। अच्छा, मैंने कहा यार बर्थडे, उसने कहा चल मिश्रा सवेरे सवेरे आ गया मेरे वो घर पे। बहुत मानता था मुझे, वांग यू नाम था उसका, एलेक्स हम लोग उसको इंग्लिश नाम दिए थे, तो क्योंकि भैया चाइनीज नाम बोलने में जीभ की ने वाट लग जाती थी। तो मैंने उसको बोला कि वांग यू आया, बोला चल मिश्रा यार आज बर्थडे है। अनाथ था, उसको उसके दादा दादी ने पढ़ा था, मम्मी पापा उसके डेथ हो चुकी है।
तो हमने कहा क्या करना है, उसने कहा चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हमने कहा चलो फिर, तो हमको वो शंघाई में ले गया सबसे पहले एक टेम्पल में, बुद्धिस्ट टेम्पल में, और उस बुद्धिस्ट टेम्पल पे फाइका, तो विश्वास नहीं करोगी, जो हमारा अशोक एम्ब्लेम है ना, जो माउंटेड लॉयन है चारों दिशा में देखते हुए, जो अशोक स्तंभ जिसको कहते हैं, वो वहां पे ऐसे बना हुआ था, ठीक है, माउंटेड, वो मेरे पास अभी भी फोटो होगी। और फिर वो ले गया, उसने वहां पे वो बड़े बड़े अगरबत्ती रखे तो उसको जलाया, ऐसे ऐसे घुमाया, और वो, मैंने कहा यार ये तू फ्री में तेरा वो है, क्या नाम है, थिंकर, ये फ्री थिंकिंग है। तुमने मस्जिद तोड़ दिए, तुमने चर्च तोड़ दिए, मगर बुद्धिस्ट टेम्पल तो एक भी नहीं तोड़ा तुमने। बुद्धिस्ट टेम्पल तुम तोड़ के दिखाओ जरा, शंघाई के सिटी के बीच में 3 है, मैं जानता हूं, मैं होके आया हूं, जब तोड़ के दिखाओ उनको। ये बकवास किसी और को करें, आप सारी दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं कि हम जो है वो रिलीजन को नहीं करते। मैंने एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट जाके देखे, वहां पे बुद्धा की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी हैं, तो आप भी उड़ा दो, अगर आप रिलीजन में नहीं विश्वास करते तो उड़ा दो। बिकॉज कि चाइनीज का तो एक गुस्सा यही है कि इंडिया ने चाइना पे 2000 साल राज किया है बिना किसी एक भी आर्मी को भेजे हुए। क्यों? क्योंकि पूरा बुद्धिस्ट हो गया था चाइना। आप देख लो ना, दलाई लामा तो बार बार कहते हैं कि भैया इंडिया हमारा माई बाप है, इंडिया हमारा वो है, बड़ा भाई है, क्योंकि हमने वही से रिलीजन लिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम चाइनीज से बड़ी है, ये बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बुद्धिज्म को मानेगा वो इंडिया से प्यार करेगा, जैसे जो इस्लाम को मानेगा वो सऊदी अरेबिया से प्यार करेगा ही करेगा, उसकी वो झुकेगा वहां पे, क्योंकि उसका लैंड ऑफ रिलीजन है वो। तो जो चाइनीज है, जब वो, अगर वो बुद्धिस्ट है, तो वो अल्टीमेटली उसका सपना क्या होगा? बनारस जाए, सारनाथ देख ले, गया देख ले, लुम्बिनी देख लें, ये उसकी अल्टीमेट डिजायर होती है। सारे के सारे तिब्बतियन यही कहते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि ये हमारे दलाई लामा है, और दलाई लामा कहते हैं कि इंडिया हमारा घर है। दलाई लामा दुनिया में और क्यों नहीं गए? धर्मशाला में एग्जाइल गवर्नमेंट बना के रहते हैं हिमाचल में। तो बात बेटा ये है कि चाइना को भी ये समझ में आने लगा है कि इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू डेवलप एज बिग एज चाइना। सारी दुनिया ने कह दिया है टॉप 3 इकोनॉमी इंडिया, चाइना, अमेरिका होंगी, और वो भी डेमोक्रेसी और फुल फ्रीडम के साथ। मोदी को दिन रात गाली दीजिए, इंडिया को गाली दीजिए, इंडिया की कल्चर को गाली दीजिए, इंडिया की हिस्ट्री को गाली दीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई जेल में नहीं भेजेगा। उसके बाद भी इंडिया डेवलप कर रहा है। बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया। ये आप बोलिए। जी सर बहुत शुक्रिया हमें अपना टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे ऑडियंस को जो है काफी फैक्ट से आगाह कराने के लिए, क्योंकि आप हमेशा से ही फैक्ट्स पे बात करते हैं और कई बातें हमारे ऑडियंस को बोलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अगेन आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। इसी के साथ आज के इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सर। जय भारत, जय कश्मीर।